हो, चाहे आपका यूपीपीएससी एसटीए हो या डीएचओ हो, चाहे आपका कैन सुपरवाइजर हो, चाहे आपका यूपीटीए हो, सारी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं और साथ में साथ एक कॉमन क्लास भी आपके लिए इसमें लेके आने वाले, केवल उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एग्जाम, उत्तर प्रदेश स्पेशल, है ना। और एक आपका जो है, जो मध्य प्रदेश वाले हैं उनके लिए मध्य प्रदेश स्पेशल लाने वाले हैं, जो राजस्थान वाले हैं उनके लिए राजस्थान स्पेशल लाने वाले हैं, ताकि एक एक सिंगल एग्जाम को ना कवर करके आपके स्टेट वाइज सारी परीक्षाओं को कवर किया जा सके आसानी से, ठीक है। तो यूपीएलटी ग्रेड, चाहे आप किसी भी कृषि परीक्षा या फिर कहें यूपी के किसी भी कृषि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में सीधे छपने वाले प्रश्न है भैया। ये जो क्लास होगी आपकी डेली सुबह 10 बजे होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले बच्चों आपको बता दें कि जैसे आपकी एमसीक्यू वाली क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं, वैसे ही एक थ्योरी वाली क्लास और साथ में साथ कॉन्सेप्ट वाली क्लास आपकी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स, टॉपिक प्लस फुल टेस्ट आपको मिलने वाले, डाउट सेशन मिलने वाले इसमें, जो कि आपका 20 अगस्त से प्रारंभ भी हो चुका है आपका उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर स्पेशल बैच, जो कि पूरी तरह से बाइलिंगुअल है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। ये आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा, मतलब ये यदि आप जो है लास्ट ईयर में है, सेमेस्टर के लास्ट ईयर में, तो भी यदि आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये जो कोर्स है आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा। इसका चूंकि प्राइस है 2499, है ना, लेकिन यदि आप UPAG20 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको ये मिलने वाला है मात्र 1999 में। 20% तक का डिस्काउंट चल रहा है, तो इस पे आप जो है इस पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर स्पेशल बैच न्यू बैच है, ये यूपी एग्रीकल्चर स्पेशल है ना। उत्तर प्रदेश के सारी परीक्षाओं की तैयारी इसमें आपकी होती है। सुबह 7 से 9 बजे तक इसकी क्लास डेली आपकी चलती है कंटिन्यू। साथ में साथ देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि परीक्षा के लिए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, शुगर केन सुपरवाइजर, यूपीपीएससी एसटीए, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड टीचर, ई बुक्स, है ना, ये इसी के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो है परचेस कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले मोटिवेशनल कोड, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। ये जो सोच होती है ना बच्चों, ये छोटी सी, मतलब ये कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये सब चीजें अपने अंदर आपने बनाई हुई हैं। ऐसा होता कुछ नहीं है, आप ठान लो तो आज सब कुछ आसान है, और ना ठानो तो भैया सब कुछ मुश्किल है ना। आजकल क्या हो रहा है कि टीए का पेपर हो गया है, यूपीटीए का पेपर हो गया है। अब भैया बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? कि भैया नंबर बन रहे हैं किसके 40, किसी के 50, है ना, और 50 प्लस भी बन रहे हैं, तो उन्हें अब भी संशय है कि मेरा होगा या नहीं होगा। भैया अगर कि लग रहा है कि नहीं होगा तो भैया तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। और यदि आप ये श्योर हो, देखो आयोग है वहां पर हम ये कुछ भी निश्चित नहीं है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली, ये कुछ कोई नहीं बता सकता है ना। तो बहाने बनाना और एक्चुअल में करना दोनों चीजें अलग अलग होती है ना। बहाने बहुत से हैं, आपको जो है बहुत सी रुकावटें आ जाएंगी, लेकिन आप जब ठान लोगे कि सर मुझे ये करना है तो करना है ना, करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से, है ना। तो बढ़िया से शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को विजन एग्री एकेडमी। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भैया, पहला प्रश्न है भाई, क्रॉप विच रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज नॉन एज, वे फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है कहलाती हैं। एरेबल क्रॉप जुताई योग्य फसल, कैच क्रॉप कैच फसल, कवर क्रॉप आवरण फसल, स्मूदर क्रॉप दबाने वाली फसल, क्या कहलाते हैं? बताइए, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? क्रॉप विच रिक्वायर टिलेज नॉन एज प्रिपरेटरी टिलेज।
हमारी एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप हमारा ऐप और वेबसाइट पर जो है विजिट कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर पे भी हमारा ऐप है और एप्पल स्टोर पे भी हमारा ऐप मिल जाएगा, आईफोन में भी हमारा ऐप चलता है, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा। ऐसी फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है। इजी क्वेश्चन है ना। तो बच्चों यार आंसर की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ ले जाते हैं, ऐसे हम एरेबल क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जुताई योग्य फसलें। ऐसी फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है, या फिर कहें प्रिपरेटरी, जैसे आपका गन्ना हो गया, आलू हो गया, इन्हें क्या करना पड़ता है, पहले हमें बीज सैया तैयार करनी होती है, प्रिपरेटरी या फिर कहें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, आपकी एरेबल क्रॉप, जुताई योग्य फसलें। अब भैया दूसरा दिया हुआ है भाई कैच क्रॉप। कैच फसल कौन सी कहलाएगी? मान के चलो आपने एक फसल लगाई थी, है ना, मेन सीजन रबी, मान के चलो खरीफ में आपने एक फसल लगाई थी, किसी कारणवश ज़्यादा आपका जो है पानी गिर जाने से, या फिर कहें आपका जो है बीज ही नहीं होगा, किसी कारण से आपकी फसल नष्ट हो जाती है ना। तो आपने क्या किया, एक छोटी अवधि की फसल लगा दी। छोटी अवधि की फसल को हम क्या कहते हैं? कैच क्रॉप। मतलब वह फसल जो दो मौसम, मतलब ये कहें कि उस मौसम के नुकसान को कवर करने और साथ ही साथ दो मौसम के बीच जो आपकी छोटी अवधि की जो फसल उगाई जाती है उसे कैच क्रॉप कहते हैं। जैसे आपका रबी और जायद के बीच में आपका मूंग उर्द लगाना, तुरैया लगाना, ये कैसी है बच्चों? आपकी कैच क्रॉप कहलाती है। तीसरी टर्म है आपकी कवर क्रॉप, आवरण फसलें। भैया आवरण फसलों की बात करें तो ऐसी फसलें जो मिट्टी को ढककर रखती हैं, है ना, ऐसी फसलें जो मृदा को ढककर रखती हैं, ताकि आपकी जो बारिश की बूंदें हैं वो डायरेक्टली या सीधे तौर पर मृदा से ना टकराए, या फिर कहें जो आपके खरपतवार हैं उन्हें प्रकाश ना मिल पाए, है ना। तो ऐसी फसलें जो मृदा से नमी को संरक्षण करें, मृदा को कटाव से बचाएं और मृदा की सतह को जो है ढक कर रखें, तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं बच्चों? आवरण फसल कहते हैं। क्लियर? फिर भैया स्मूदर क्रॉप। अब भैया स्मूदर क्रॉप को समझने के लिए आपको एक चीज हम बताएं कि जैसे आप कॉलेज में जाते हो, सीनियर होता है। सीनियर मतलब ये कहें कि वो जल्दी पढ़ लिख के बड़ा हो गया है, मतलब ये कह सकते हैं कि उसने सारा सिलेबस कवर किया है, आप अभी कॉलेज में आए हो, है ना। तो स्मूदर क्रॉप मतलब वो सीनियर होगा, वो आपको दबाने का काम करेगा, है ना। तो ऐसी फसलों में होता है वैसी ऐसी फसलें जो जल्दी बढ़वार करके पर्याप्त चौड़ी पत्ती वाली हो, पर्याप्त वनस्पतिक आवरण बनाने वाली हो, ऐसी फसलें जो अपने ग्रोथ से या अपनी बढ़वार से खरपतवारों की जो ग्रोथ है उसको रोक दे, है ना, उसको खत्म कर दे, तो ऐसी फसलें हमारी स्मूदर क्रॉप कहलाती हैं, दबाने वाली फसलें कहलाती हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक। अब भैया अगला क्वेश्चन समझ तो आया है ना। अगला क्वेश्चन, ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्री इज नोन एज। तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की दो व्यापक दूरी वाली कतारों के बीच क्षेत्र फसलों को उगाना क्या कहलाता है? रो क्रॉपिंग पंक्ति फसल, स्ट्रिप क्रॉपिंग पट्टी अंतःसस्यन, रिले इंटरक्रॉपिंग, रिले अंतः फसल, एले क्रॉपिंग गली फसल। क्या कहेंगे? आंसर लिख दो। कमेंट बॉक्स किस लिए है बच्चों? आपके आंसर के लिए। तो बढ़िया से अच्छे अच्छे आंसर आप लोगों को लिखने हैं, है ना, प्यारे प्यारे से आंसर लिखने हैं। तो लिखो भैया आंसर क्या होगा इसका? ए बी सी या फिर डी। विनोद गोला, हेलो भैया, आंसर लिखो भैया, क्या होगा सही उत्तर? अब चूंकि बच्चों यहां पर तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की बात हो रही है, तो पेड़ों के बीच कौन सी फसलें, यदि आप फील्ड क्रॉप लगा रहे हो तो उसे क्या करोगे? पंक्ति? नहीं नहीं नहीं, क्या कहेंगे उसे? गली फसल, एले क्रॉपिंग। आपके जो तेजी से बढ़ने वाले पेड़ हैं उनके बीच आप फील्ड क्रॉप या क्षेत्र फसलें लगा रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका एले क्रॉपिंग।
अब भैया तीन जो ऊपर के ऑप्शन है इनको भी तो समझना है कि भाई रो क्रॉपिंग पंक्ति फसल क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या कहलाता है और रिले क्रॉप क्या कहलाता है। तो भाई सबसे पहले बात करें रो क्रॉपिंग की। रो क्रॉपिंग का सीधा मतलब है कि फसलों को एक एक पंक्ति में बोना, या फिर कहें इस तरह से पंक्तियों में फसलों को लगाना, ये क्या कहलाता है, रो क्रॉपिंग कहलाता है। एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित आयाम में फसलों को एक निश्चित दूरी पर आपका जो है पंक्तियों में लगाना, या फिर कहें एक एक आपका जो है रो में लगाना, क्या कहलाता है, रो क्रॉपिंग। अब भैया इसमें एक निश्चित दूरी रहती है, एक निश्चित आपका जो है ये कह सकते हैं आयाम, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रहती है। फिर बात करें स्ट्रिप क्रॉपिंग की, पट्टी अंतःसस्यन। मान के चलो कि आप रो क्रॉपिंग कर रहे थे। रो क्रॉपिंग में आप क्या कर रहे थे कि एक पट्टी तो लगा रहे थे आप मक्का की, और दूसरी पट्टी जो लगा रहे थे आप वो लगा रहे थे भैया सोयाबीन की, है ना, मान के चलते हैं, ठीक। ये आपका पंक्ति फसल में कर रहे थे, है ना, आपका रो इंटरक्रॉपिंग में हम ये कर रहे थे। अब भैया जब हमने स्ट्रिप क्रॉपिंग अपनाया तो हमने 4 पंक्ति तो लगा दी भैया मक्का की, और उसमें आपने 10 पंक्ति या 4 पंक्ति लगा दी आपने किसकी, सोयाबीन की। मतलब एक आपने क्या बना दी, पट्टी बना दी। इस तरह से आपने क्या बना दी, एक पट्टी बना दी। तो ये क्या कहलाएगा आपका, पट्टी अंतः फसल या स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें बच्चों आपका रिले क्रॉपिंग। सर रिले क्रॉपिंग क्या होता है, तो भैया रिले क्रॉपिंग एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई पहली फसल की बुआई आपने की, पहली फसल अपनी हार्वेस्टिंग स्टेज पर पहुंचे, उससे पहले दूसरी फसल को खेत में बो देना आपका रिले क्रॉपिंग कहलाता है। दूसरी क्रॉप हार्वेस्टिंग या रिप्रोडक्टिव स्टेज पर पहुंचे, उससे पहले तीसरी फसल को बो देना आपका क्या कहलाता है, रिले सस्यन कहलाता है। मतलब ये कि पहली फसल जब फ्लावरिंग या फूल आने पर आ जाए तो उसके पहले ही आपको क्या करना है, दूसरी फसल लगा देनी है उस फसल के बीच में, तो वो क्या कहलाएगी आपकी रिले क्रॉपिंग। जैसे गन्ना के बीच आलू लगाना, गन्ना अपनी जो है परिपक्वता अवस्था पर पहुंच गया है, उसके बीच आपने आलू लगा दिया। जैसे आपकी जायद की फसल कटने वाली है, उससे पहले आपने क्या किया, धान की नर्सरी लगा दी। नर्सरी के लिए थोड़ी ना ज्यादा क्षेत्र चाहिए, तो वो भी आपका एक तरह से क्या है, रिले सस्यन या रिले इंटरक्रॉपिंग का क्या है, उदाहरण है। तो सीधी सी बात भैया, पहली फसल के कटने से पहले दूसरी फसल को बो देना क्या कहलाएगा आपका, रिले इंटरक्रॉपिंग या रिले अंतःसस्यन कहलाएगा। क्लियर इतना, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रॉप्स ग्रोन अलोंग इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल आर कॉल्ड एज। सिंचाई और जल निकासी चैनल के साथ उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती, कैच क्रॉप, कवर क्रॉप, रिपेरियन क्रॉप या स्मूदर क्रॉप। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा, आपके जो है इरिगेशन और ड्रेनेज चैनल के साथ जो लगाई जाने वाली फसलें हैं उन्हें क्या कहोगे भाई, जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। और भैया सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर भी करना है आपको, है ना। और इसी तरह से आपको एक थ्योरी वाली क्लास आपकी पेड में चल रही है ना। तो जल्दी जल्दी जाओ, उत्तर प्रदेश स्पेशल बैच ज्वाइन कर लो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और एक चीज़ हमने जो है हमेशा से एक चीज़ रखी है बच्चों अपने जो बैचेस हैं उसमें, कि सिलेबस जो भी दे आयो हम हमेशा सिलेबस से ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, है ना। सिलेबस से ज़्यादा पढ़ाने का मतलब देखो ये है, चूँकि हमें लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इन पेपर्स के मामले में। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें हमने 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब पेपर भी दिए हैं, पेपर मैंने देखे भी हैं, सब कुछ देखा है। कभी भी जो कोई सा भी आयोग हो, चाहे आपका एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, कभी भी सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछता। सिलेबस से पूछेगा तो 50% पूछेगा, और बाकी जो आता है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। आउट ऑफ सिलेबस उनका मतलब, सीधा कहने का मतलब बच्चों ये रहता है कि जो आपने बीएससी में पढ़ा है वही हम आपसे पूछेंगे, ठीक है।
तो बीएससी में जो पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा, ना कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों सारा कुछ तैयार करना है, तो यही सोच को हम रखते हुए आपके जो बैचेस हैं उसमें पूरा फाउंडेशन, मतलब ये कहें पूरी नींव आपकी तैयार की जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल सिलेबस तैयार कराया जाएगा, उसमें आपकी पूरी फाउंडेशन तैयार की जाएगी, है ना। बताइए आंसर क्या होगा। तो भैया कैच क्रॉप अभी हाल बताए थे, आवरण फसल अभी हाल बताए थे, स्मूदर क्रॉप अभी हाल बताए, तो बचा क्या, नदी तट की फसलें। ऐसी फसलें जो आपके सिंचाई या जल निकास चैनल के साथ उगाई जाती हैं, सिंचाई और जल निकास चैनल के साथ उगाई जाती हैं, वह कौन सी फसलें कहलाती हैं, रिपेरियन क्रॉप कहलाती हैं, राइपेरियन क्रॉप कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बिरचोला आइसोक्रेटस इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप। बिरचोला आइसोक्रेटस निम्नलिखित में से किस फल फसल का गंभीर कीट है। आपका आम का है, मैंगो, ग्रेप्स अंगूर का है, पोमग्रेनेट अनार का है, गुआवा का है। किसका भैया एक सीरियस कीट है भैया, बिरचोला आइसोक्रेटस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या डी, क्या होगा भैया राइट आंसर, सही उत्तर बिरचोला आइसोक्रेटस। नाम बता दें बिरचोला आइसोक्रेटस का, तो भैया इसे अनार बटरफ्लाई कहते हैं, अनार बटरफ्लाई कहते हैं किसे, बिरचोला आइसोक्रेटस को। तो भैया किससे संबंध होगा इसका, पोमग्रेनेट से होगा, अनार से होगा। अनार का साइंटिफिक नेम क्या होता है, प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम। ये कहां से है, ईरान से है। इसकी फैमिली क्या है, प्यूनिकेसी परिवार से आता है आपका पोमग्रेनेट, है ना। तो भैया अनार बटरफ्लाई के बारे में हम जानेंगे, तो यहां पर पोमग्रेनेट राइट आंसर हो जाता है। अनार बटरफ्लाई डियोडोरिक्स आइसोक्रेटस या बिरचोला आइसोक्रेटस, डियोडोरिक्स आइसोक्रेटस या बिरचोला आइसोक्रेटस आपको लिखा होगा, है ना। तो सिम्टम ऑफ डैमेज की बात करें तो भैया जो यंग फ्रूट होते हैं, जो अभी अभी बने फ्रूट होते हैं या फल होते हैं, उनमें छेद करने का काम करता है कौन भैया, अनार बटरफ्लाई, है ना। तो कैटरपिलर बोर्स इनटू यंग फ्रूट, जो आपके नए नए फ्रूट बने हैं उनमें छेद करने या बोर करने का काम करता है कौन, आपका अनार बटरफ्लाई। फीड्स ऑन इंटरनल कंटेंट्स पल्प एंड सीड्स, यह जो है जो अंदर का भाग है उसको खाता है। फ्रूट रॉटिंग एंड ड्रॉपिंग, फ्रूट आपका सड़ जाता है और साथ में साथ नीचे गिर जाता है ना। किसके प्रकोप से, आपका अनार बटरफ्लाई डियोडोरिक्स आइसोक्रेटस या बिरचोला आइसोक्रेटस। याद रहेगा ना इसका सिम्टम, अब भूलोगे तो नहीं। यह नॉर्मली आंतरिक भाग को खाता है, यह इसके प्रकोप से आपका फ्रूट जो फल है सड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। रॉटिंग एंड ड्रॉपिंग, रॉटिंग एंड ड्रॉपिंग, कैटरपिलाई क्या करते हैं, बोर करते हैं यंग फ्रूट्स में। अगला क्वेश्चन भैया, सॉरी वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर वाला आ गया। इंडिकेटर ऑफ पेस्ट की बात करें तो भैया ये क्या 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 लक्षण दिखलाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की बात, सॉरी बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट की बात करें तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भैया ये पेस्ट है। तो लार्वा कैसा होगा आपका, डार्क ब्राउन होगा, डार्क जो है ब्राउन होगा या फिर कहें गहरा ब्राउन कलर का होगा। शॉर्ट एंड स्टाउट होगा, कवर्ड होगा विथ शॉर्ट हेयर या फिर कहें छोटे छोटे बालों से क्या होगा, कवर होगा। एडल्ट की बात करें तो ब्लूइश ब्राउन बटरफ्लाई देखने को मिलती है हमें। और फीमेल की बात करें तो भी शेप्ड पैच ऑन फोर विंग्स, फोर विंग जो होते हैं आगे वाले जो पंख होते हैं उन पर भी शेप क्या देखने को मिलते हैं, पैच देखने को मिलते हैं। किसके प्रकोप से, बिरचोला आइसोक्रेटस। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, बेस्ड ऑन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मेडिसिनल प्लांट, उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल औषधीय पौधा है। ऑप्शन ए पुदीना, बी ग्राम चना, सी कॉटन, डी आपका फिंगर मिलेट। बताइए जल्दी से कौन सा पौधा आपका मेडिसिनल प्लांट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
बताइए जल्दी से। ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया यहां पर जो पुदीना है, कौन भैया? पुदीना या मिंट आपका जो है किसके रूप में यूज होता है? आपका मेडिसिनल पर्पज से। चना आपको पता ही है कि भैया ये दलहनी फसल है। कपास आपकी जो है रेसे वाली या फिर कहें सीड रेसा, इसे जो है बीज रेसे के रूप में जाना जाता है। फिंगर मिलेट, रागी जो है आपकी क्या है? मेजर मिलेट या फिर कहें मेजर या मुख्य मोटे अनाज वाली फसल है। इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना है, रागी आपकी हमेशा मेजर मिलेट में जाएगी। मेजर मिलेट है भैया। अभी बच्चे कुछ एजीटीए में आंसर गलत लगाए थे, ये मेजर है, रागी को आंसर नहीं करना, वहां कोदो आंसर सही था, है ना। तो पुदीना की बात करें तो पुदीना का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका मैंथा स्पिकाटा। मैंथा स्पिकाटा। और ये लेमिएसी फैमिली से आता है। लेमिएसी फैमिली से आता है। कौन सा भैया? मैंथा। ठीक है, इसे पिपरमेंट के नाम से भी जानते हैं। पिपरमेंट इसी से बनता है आपका, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन इज कॉल्ड। मूंग में अंकुरण के प्रकार को क्या कहते हैं? हाइपोजियल, एपीजियल, हाइपो एपीजियल, इपी हाइपोजियल, क्या कहते हैं बच्चों? मूंग में अंकुरण को क्या कहा जाता है? मूंग में अंकुरण को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर यहां पर? मूंग में अंकुरण को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। मूंग में अंकुरण को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चे हो ना आप लोग, तो आंसर करो जल्दी से। क्या होगा सही उत्तर? तो भैया मूंग में जो अंकुरण पाया जाता है वो पाया जाता है एपीजियल। कैसा बच्चों? एपीजियल। अब एक चीज और याद रख लो। एक चीज कौन सी सर? कि जो आपकी रबी मौसम की दलहनी फसलें होंगी, रबी पल्सेस होंगी, उनमें अंकुरण प्रकार जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा हाइपोजियल, है ना। कैसा बच्चों? हाइपोजियल। केवल राजमा को छोड़कर, केवल राजमा को छोड़कर, हॉर्स ग्राम को छोड़कर, केवल राजमा को छोड़कर आपकी जो जितनी भी आपकी रबी मौसम की दलहनी फसलें होंगी उनमें आपका अंकुरण प्रकार कैसा होगा? हाइपोजियल, है ना। पहली बात, जितनी खरीफ मौसम की फसलें होंगी, खरीफ पल्सेस होंगी, सॉरी खरीफ मौसम की दलहनी फसलें होंगी, उनमें आपको इपीजियल अंकुरण देखने को मिलेगा। इपीजियल अंकुरण देखने को मिलेगा, चाहे उसमें आपका जो है केवल किसको छोड़कर? अरहर को छोड़कर, अरहर या तुर को छोड़कर, आपके पिगन पी को छोड़कर आपके सभी जो फसलें होती हैं उनमें आपको जितनी दलहनी फसलें, सभी दलहनी फसलें जो होती हैं खरीफ मौसम की, उसमें क्या होता है आपका? एपीजियल अंकुरण, केवल आपकी अरहर को छोड़कर। और यहाँ पर जितनी भी रबी पल्सेस है उसमें आपका हाइपोजियल अंकुरण होता है, केवल राजमा को छोड़कर। अब भैया एपीजियल और हाइपोजियल होता क्या है? एपीजियल अंकुरण की बात करें तो जब आपका जो बीज पत्र है, बीज पत्र क्या होगा? बीज, बीज आपका क्या हो? मृदा सतह से बाहर आकर दो बीज पत्र, इस तरह से दो बीज पत्र या दो पत्तियों में विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एपीजियल अंकुरण। और यदि आपका बीज मृदा सतह के अंदर ही रहता है लेकिन एक तने के रूप में बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोजियल। हाइपोजियल अंकुरण ज्यादातर आपकी जो आपकी ग्रास फैमिली की परिवार है या फिर कहें आपका जो ग्रेमनी कुल के पौधे हैं उनमें देखने को मिलता है। कैसा? आपका हाइपोजियल।
तो भैया यहाँ पर हम जानेंगे हाइपोजियल इपीजियल को। तो भैया देखो, इपीजियल अंकुरण, जो अंकुर अपने बीज पत्रों को मिट्टी की सतह से ऊपर उठाते हैं उन्हें इपीजियल अंकुरण कहा जाता है। उदाहरण आपका सोयाबीन है, कपास है, सूरजमुखी, इनमें भी आपको इपीजियल अंकुरण देखने को मिलता है। और खरीफ ऋतु की आपकी जितनी भी दलहनी फसलें हैं, खरीफ ऋतु की दलहनी फसलों में भी आपको इपीजियल अंकुरण देखने को मिलता है। फिर बात करें बच्चों हाइपोजियल जर्मिनेशन की, तो हाइपोजियल अंकुरण जिनके बीज पत्र मिट्टी में रहते हैं उन्हें हाइपोजियल अंकुरण कहा जाता है। इसमें ज्यादातर आपके जो ग्रेमनी कुल के पौधे हैं या आपके जो घास कुल के पौधे, उनमें ज्यादातर हाइपोजियल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, Which of the following is best example of कैच क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा कैच क्रॉप का सबसे अच्छा उदाहरण है? लेंटिल मसूर, बी मस्टर्ड, सी तोरैया, डी ग्राउंडनट। भैया बताओ, कैच क्रॉप अभी हाल बताए थे, कैच क्रॉप क्या होती हैं, अभी हाल बताया था, उसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो भैया दो मौसम को पकड़ने के लिए जो छोटी अवधि की, दो मौसम के बीच जो छोटी अवधि की फसल उगाई जाती है उसे कैच क्रॉप कहते हैं। तो भैया बताओ आंसर क्या होगा? तोरैया। देखो सुधीर कुमार जी ने लिख दिया बिल्कुल सही आंसर, तोरैया। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं भैया? मूंग हो गया, मूंग भी आपकी कैच क्रॉप में आ जाता है। और कौन से हो जाते हैं भैया? कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स भी आ जाते हैं। और कौन से आ जाते हैं भैया? आपका उर्द हो गया, है ना, जो कम अवधि के कैच क्रॉप के रूप में उगाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of following is a कैश क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी भैया नगदी फसल है? नगदी फसल भैया जिन फसलों को हम स्टोर नहीं करते। देखो पहले आप कैच क्रॉप और कॉमर्शियल क्रॉप, सॉरी कैश क्रॉप और कॉमर्शियल क्रॉप या फिर कहें व्यवसायिक फसलों, नगदी फसलों का एक मतलब समझो। देखो ऐसी फसलें जिनको हम घर पर क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कपास है बच्चों, आप क्या कपास से घर पर कपड़ा बना लोगे? नहीं बना पाओगे। थोड़ा बहुत कंज्यूम, मतलब ये कहें रुई मुई के रूप में यूज कर लोगे, लेकिन उसको आपको बेचना ही पड़ेगा। जैसे गन्ना है, गन्ना से आप चीनी बना लोगे घर पे? नहीं, थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन उसको आपको बेचना ही पड़ेगा। तो ऐसी फसलें जिनको केवल बेचने के लिए उगाते हैं तो वो कॉमर्शियल, व्यवसायिक या नगदी फसलें कहलाती हैं। तो भैया यहाँ पर नगदी फसल कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर बताइए। गेहूं, मूंगफली, चाय, चावल, बताइए। तो भैया जैसे चाय है, चाय को घर पे कंज्यूम नहीं करता फार्मर, इसको बेचता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी। चाय एक कॉमर्शियल क्रॉप भी है और एक प्लांटेशन क्रॉप के रूप में भी उपयोग होती है ना। तो यहाँ पर टी या चाय राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भैया, कॉफी रस्ट आउटब्रेक अकर्स एट विच प्लेस? कॉफी रस्ट का प्रकोप किस स्थान पर होता है? भारत में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम? कॉफी रस्ट, हेमेलिया वेस्टेटिक्स। भैया ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल है ऐसा, है ना सुधीर जी, परेशान मत होइए, ठीक है, परेशान मत होइए, ऐसा नहीं होगा। जो आपको बताई हुई है उसी के बीच रहेगी, ठीक है। तो भैया जो आपका कॉफी रस्ट है, हेमेलिया वेस्टेटिक्स है, इसका जो प्रकोप हुआ था वो कहां पर हुआ था? श्रीलंका में। कहां हुआ था? श्रीलंका में। अब देखो कुछ आपकी बीमारियां हैं और जो उन देशों से आई जहां पर ये मतलब कि कहें पहली बार जो है हुई थी, है ना। तो भाई पहले बात करें लीफ रस्ट ऑफ कॉफी, कॉफी रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आने वाली बीमारियां इंट्रोड्यूस कहां से आई हैं और किस वर्ष आई हैं, ये हमने पूरा डाटा यहां पर दे रखा है, ठीक है। लीफ रस्ट ऑफ कॉफी की बात करें, कॉफी की पत्ती जंग, ये श्रीलंका से आई है। इसका प्रकोप सबसे ज्यादा श्रीलंका में होता था, ठीक। 1876 में आई। ये कब आई थी भारत में? 1876 में। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, सेब का अग्नि प्रकोप, ये इंग्लैंड से आई थी 1940 में। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का फ्लैग स्मट, ऑस्ट्रेलिया से आई बीमारी है ये। बंची टॉप ऑफ बनाना, वायरल डिजीज, केले का ऊपरी गुच्छेदार, वायरल या फिर कहें आपका गुच्छेदार होना, जो ऊपरी सतह है उसका गुच्छेदार होना, है ना, बंची टॉप। ये श्रीलंका से इंट्रोड्यूस की गई, आई थी आपकी कब? 1940 में। बर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, आलू का मस्सा रोग, है ना, हॉलैंड से इंट्रोड्यूस हुआ था ये कब? 1952 में।
ओनियन स्मट हो गया आपका, गोल्डन नेमेटोड और पोटैटो आलू का गोल्डन नेमेटोड ये यूरोप से आया आपका 1960 में के दशक में। ग्राउंडनट रस्ट मूंगफली का जंग या रस्ट या रतुआ रोग ये आया था यूएसए से 1970 के दशक में। और आपका जो है सिट्रस कैंकर ये यूएसए से आया था, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मली जिन कंट्रियों से इंट्रोड्यूस की गई आपकी डिजीज है या फिर कहें आई है, मतलब ये कहें आपका बीज के साथ या किसी पौधे के साथ ये जो है हमारे भारत में आई हैं, फैली हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक, शुद्ध कल्चर तकनीकों के जनक कौन है? ब्रीफील्ड, मेहता, प्रीवोस्ट या फिर कहें बच्चों तिलेट। आपके जो प्योर कल्चर है इसके जनक कौन है? प्योर टेक्निक इसके जनक कौन है? जल्दी से बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा? तो भैया जो प्योर कल्चर है इस तकनीक के जो जनक कहे जाते हैं, शुद्ध कल्चर तकनीक के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं आपके कौन? ब्रीफील्ड को, है ना। शुद्ध कल्चर तकनीक के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? ब्रीफील्ड कहे जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एंटोन डिवेरी। एंटोन डिवेरी को तो भैया आपका फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एच फ्लोर, ब्रीफील्ड या एंटोन वॉन लीवेनहॉक, तो भैया लीवेनहॉक ने जो है पहला माइक्रोस्कोप खोजा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? टी.ओ. डायनर, के.आर. कीर्तिकर, एम.के. पटेल या के.सी. मेहता। तो भैया जो भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जो जनक कहे जाते हैं वो के.सी. मेहता कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? एम.के. पटेल, सॉरी बच्चों, एम.के. पटेल को भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसे? एम.के. पटेल को, एम.के. पटेल, सॉरी बच्चों एम.के. पटेल है, नॉट अ के.सी. मेहता। एम.के. पटेल यहाँ पर राइट आंसर होगा, एम.के. पटेल, है ना। एम.के. पटेल जो है भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उफरा डिजीज, उफरा रोग इज कॉज्ड बाय नेमेटोड एंड मेनली अकर्स इन विच क्रॉप। उफरा रोग भैया किस में होता है? उफरा रोग नेमेटोड के कारण होता है और मुख्य रूप से किस फसल में होता है? जौ में, धान में, गेहूं में या फिर कहें मक्का में? बताइए आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। उफरा रोग जानते हो ना, उफरा रोग डिटिलेंचस एंगस्टस नेमेटोड के कारण होता है। डिटिलेंचस एंगस्टस किसके कारण होता है बच्चों? डिटिलेंचस एंगस्टस नेमेटोड के कारण। डिटिलेंचस एंगस्टस नेमेटोड के कारण होता है और किस में होता है भैया? धान में होता है। किस में होता है आपका उफरा रोग? धान में। अगला क्वेश्चन है, जैसिड इज अ बैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज ऑफ पैडी। जैसिड धान के किस रोग के लिए उत्तरदायी रोग वाहक है? बैक्टर है भैया, किस रोग का रोग वाहक है भैया? जैसिड ब्राउन स्पॉट, भूरा धब्बा का, ब्लास्ट डिजीज का, बैक्टीरियल ब्लाइट का या टुंगरो रोग का? किस रोग का वाहक है आपका जो है जैसिड? बताइए जल्दी से। जैसिड तो भैया ये है आपका टुंगरो डिजीज का वाहक है ना। जो धान का टुंगरो रोग होता है उसका वाहक कहा जाता है किसे? आपका जैसिड को। अगला क्वेश्चन है, खैरा डिजीज वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच राइस वेराइटी। धान की किस किस्म में पहली बार जो है खैरा रोग जो है उत्तरदायी रोग खैरा रोग जो है देखने को मिला था? किस किस्म में पहली बार खैरा रोग देखने को मिला था धान की? जल्दी से बताओ। IR 8 में, IR 64, IR 36 या जया में? जो खैरा रोग है धान का ये पहली बार किस वैरायटी में देखने को मिला था आपको? किस वैरायटी में देखने को मिला था खैरा रोग? धान की किस किस्म में पहली बार खैरा रोग देखने को मिला था? बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों यहां राइट आंसर की बात करें तो आपका जो खैरा रोग है सर्वप्रथम हमें देखने को मिला था IR 8 में। किसमें बच्चों? IR 8। चूंकि जो खैरा रोग है किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है और पहली बार YL लेने ने, किसने बच्चों? YL लेने ने
पंतनगर विश्वविद्यालय में से खोजा था। ये जिंक की कमी से होने वाला रोग है और यह नॉर्मली आपकी नर्सरी अवस्था में या पौधों को किस अवस्था में नुकसान पहुंचाता है, नर्सरी अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। तो भैया हम खैरा रोग के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि जिंक डेफिशिएंसी कॉजेस खैरा डिजीज इन राइस यूजुअली एट नर्सरी स्टेज, है ना। जिंक की कमी से हमें खैरा रोग होता है हमारी धान की फसलों में और यह किससे आपका यूजुअली कब होता है, नर्सरी अवस्था में होता है। ठीक, द टिप ऑफ द जिंक डिफिशिएंट लीव्स फर्स्ट बिकम येलो एंड देन ड्राई एंड प्लांट रिमेन स्टंटेड। तो भैया यहां पर कह रहा है कि जो टिप है लीफ की, पत्ती की जो ऊपरी सीड्स है वो सूख जाता है, पीला पड़ जाता है और साथ ही साथ उसके बाद पूरा पौधा सूख जाता है और मृत्यु हो जाती है। स्टैंडर्ड मतलब मृत्यु हो जाती है। जिंक डेफिशिएंसी इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रस्ट कलर्ड और ब्राउनिश रेड कलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर लीफ। जो ऊपरी परत होती है पत्ती की उस पर आपको रस्ट जैसे धब्बे या जंग जैसे धब्बे देखने को मिलते हैं। किसमें, आपके खैरा डिजीज में। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बायल लेने इन 1966 एट पंतनगर उत्तराखंड। पहली बार वायल लेने ने 1966 में पंतनगर उत्तराखंड में से देखा था। किसको, आपके खैरा डिजीज को। इसको मैनेज कैसे करेंगे, इट इज मैनेज बाय स्प्रे ऑफ 5 kg जिंक सल्फेट। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाल दो, कब, नर्सरी अवस्था पर, या फोलियर स्प्रे कर दो 0.5% जिंक सल्फेट इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप, या शुरुआती दौर में फसल के, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका खैरा डिजीज नियंत्रण। आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है भैया खैरा डिजीज के नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट कितना प्रयोग करना है, तो भैया 5 kg जिंक सल्फेट, कब, आपकी नर्सरी अवस्था में। आगे देखें, कुछ वैरायटीज हमने दे रखी हैं, जैसे आपका अर्ली वैरायटी की बात करें या जल्दी मैच्योर होने वाली है, जल्दी पकने वाली, तो जवाहर 75, कलिंगा 3, आभा, बाला, कावेरी आ जाती है। म्यूटेंट वैरायटी, कभी कभार आपसे पूछेगा भैया धान की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो आप कह दोगे जगन्नाथ, प्रभावती। सैलिनिटी टोलरेंट, लवणता सहनशील या फिर कहें लवणता के प्रति सहनशील किस्म कौन सी है, तो ल्यूनीसिरी, CSR 5, CSR 10, CSR 13, CSR 6, CSR 27। आपने कहा मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी, मध्यम अवधि वाली जो किस्म है वह कौन सी है, तो भैया अनुपमा, रत्ना, समृद्धि। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी, लंबी अवधि वाली वैरायटी कौन सी, किस्में कौन सी है, तो भैया क्रांति है, माधवी है, गरिमा है ना। आपसे पूछे ड्रॉट रेसिस्टेंट, भैया सूखे को सहने वाली किस्में कौन सी है, तो सूखे को सहने वाली किस्मों में आ जाती है साकेत 3, किरण, बाला, कंचन, कावेरी, सफेद गौरा, है ना। वैरायटी ग्रो इन वाटर लॉगिंग कंडीशन, जल भराव की स्थिति के लिए जो है उपयुक्त किस्में कौन सी हैं, तो भैया जलमग्ना, जया सूर्या, मधुकर, जलाधि, जलप्रिया और आपकी जो है पंतधान 2, चकिया। ब्लाइट रेसिस्टेंट, ब्लाइट रोग के प्रति सहनशील फसलें कौन सी हैं या फिर कहें किस्में कौन सी हैं, तो पंतधान 4, बाला, कृष्णा, जया, कावेरी, IR 20। आपसे पूछेगा सैलिनिटी, नमक सहिष्णु या फिर कहें रेसिस्टेंट है, तो जया, रत्ना और ऊसर 1। एरोमेटिक राइस की वैरायटी है, सुगंधित चावल की जो किस्म है, साबरमती, बासमती 370, लोकल करनाल, देहरादून, पूसा बासमती 1 और कस्तूरी आ जाती हैं। बायो फोर्टिफाइड वैरायटी 2017 में जो रिलीज हुई थी, CR धान 310 प्रोटीन इनरिच है वैरायटी है। DRR धान 45 जिंक इनरिच वैरायटी है। बायो फोर्टिफाइड वैरायटी 2020 में रिलीज हुई, CR धान 315 जिंक इनरिच वैरायटी है। ये हमारी जो है वैरायटी, प्रमुख वैरायटी है किसकी, आपकी धान की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ग्रीन ईयर डिजीज इज कॉमनली अकर्ड इन द क्रॉप ऑफ। ग्रीन ईयर रोग सामान्यतः किस फसल में होता है, गन्ना में, बाजरा में, ज्वार या धान में, बताइए आंसर। ग्रीन ईयर रोग या ग्रीन ईयर डिजीज कॉमनली आपकी किस फसल में लगती है, किस जो है क्रॉप में हमें जो है प्रभावित करती है, किस फसल को प्रभावित करती है ग्रीन ईयर डिजीज। जल्दी से आंसर कर दो, A, B, C या फिर D। अच्छे बच्चे हो ना आप, आंसर करो A, B, C, D। जो ग्रीन ईयर रोग है वो किस में लगता है, तो भैया ये बाजरा में लगता है। किस में लगता है बच्चों, बाजरा में,
है ना, किसमें लगता है, बाजरा में। अब भैया ग्रीन ईयर को जानेंगे, इसे डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज, जो कि आपकी किससे होती है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला के कारण। किसके कारण होती है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला के कारण होता है ना। और इसमें जो आपकी पत्तियां हैं, ये जो है नॉर्मली आपकी कैसे हो जाती है, झाड़नुमा हो जाती हैं, है ना, कैसे होता है, झाड़नुमा। सिम्टम ऑब्टेन वेरी एज रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, नॉर्मली आपका जो है सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के हिसाब से जो है अलग अलग होते हैं। लीफ सिम्टम बिगिन एज अ क्लोरोसिस एट द बेस एंड सक्सेसिवली हायर लीव्स सो प्रोग्रेसिवली ग्रेटर क्लोरोसिस। आपका जो क्लोरोसिस है या फिर कहें पीलापन है, बेस या आधार से शुरू होकर आपकी जो अपर लीव्स हैं या ऊपरी पत्तियां वहां तक देखने को मिलता है ना। इन्फेक्टेड क्लोरेटिक लीफ एरिया कैन सपोर्ट अब्यूडेंट व्हाइट असेक्सुअल स्पोरुलेशन ऑन द लोअर लीफ सरफेस। जो आपकी इन्फेक्टेड क्लोरेटिक लीव्स होती है या फिर कहें पीलापन लिए हुए जो पत्ती होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, आपके सफेद कलर के क्या होते हैं, असेक्सुअल स्पोर होते हैं, किसके, फंगल के, है ना। सेवरली इन्फेक्टेड प्लांट आर जनरली स्टंटेड एंड डू नॉट प्रोड्यूस पेनिकल। आपका जो एक है ज्यादा प्रभावित जो पौधा होगा वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, मर जाता है, और उसमें क्या नहीं होते हैं, पेनिकल नहीं बनते या पुष्पक्रम नहीं बनते। ग्रीन ईयर सिम्टम्स रिजल्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट इनटू लीफी स्ट्रक्चर। ग्रीन ईयर क्या होता है, आपका जो फ्लोरल पार्ट होता है या जो पुष्पीय पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है, पत्ती जैसा बन जाता है, जैसे ये देख सकते हैं आप, है ना। लीफी अपीयरेंस देता है किसमें, आपका डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज में, ये बाजरा में होता है। ठीक, इसी के साथ आज यहाँ पर आज के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। और आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि भैया उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें आपकी 5 परीक्षाओं की तैयारी एक केवल बैच में होने वाली है। और इस देखो हमारी स्पेशलिटी क्या है, हमारे बैचेस की स्पेशलिटी ये है कि भैया हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, हम बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो पूछता है आपसे, ये पूछता है बीएससी एग्रीकल्चर की सिलेबस को पूछता है ना, जो आपने 5 साल में पढ़ा है ना, सॉरी 4 साल में पढ़ा है ना, वो पूछता है। मैंने जहां तक जितने भी पेपर एनालिसिस किए हैं ना बच्चों, मेरा यही अनुमान है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी पेपर नहीं आता, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो। आप सिलेबस कितना भी रट लेना। अभी टीए में हुआ ऐसा कि भैया सिलेबस हमने पूरा पढ़ा था, लेकिन आप पेपर आउट ऑफ सिलेबस चला गया, तो क्या किया, है ना। कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के भी मार्क्स नहीं बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है, और मैं ये अनुमान पिछले 6 साल से लगातार आ रहा हूं। 2019 से लगातार मेरा अनुभव रहा है कि कभी भी पेपर सिलेबस से नहीं आता। तो इसलिए एक कॉमन सिलेबस हमें पढ़ना है सभी एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए हम देखो एक आपके लिए स्पेशल बैच चल रहा है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर स्पेशल बैच, है ना, जिसमें आपकी तैयारी होने वाली है किन किन एग्जामों की, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, शुगर कैन सुपरवाइजर, और आपका यूपी पीएससी एसटीए डीएचओ, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड टीचर, और साथ में साथ टेस्ट सीरीज आपका जो है ई बुक्स, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, है ना। तो हम विजिट भी कराए दे रहे हैं ना। तो अभी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल बैच है, जो कि आपकी लाइव रिकॉर्डेड ई बुक प्लस पीडीएफ नोट, टॉपिक प्लस फुल टेस्ट, डाउट सेशन मिलने वाले 20 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल तक ये वैलिड रहेगा। प्राइस अभी जो चल रहा है मात्र 1999 है। ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही हम आपको जो है वेबसाइट पर विजिट भी करवा देते हैं, और हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। तो बढ़िया से फाउंडेशन से तैयारी करनी है, या फिर कहें हमें एक जो है बेस से तैयारी करनी है, तो पहले हम भैया आपका बेस क्लियर कराएंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल के आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम हमेशा रहा है भैया, वो रहा है बेस क्लियर करना, आपका जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर करना, है ना। तो ये हमारी वेबसाइट है ना। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इस वजह से लोड नहीं होती है। डिजिटल बोर्ड का ब्राउजर है ना, ये तेज थोड़ी ना चलेगा, क्रोम थोड़ी ना है ना। तो ये हमारी वेबसाइट है, सॉरी ओपन हो गई थी। गुड मॉर्निंग गोवर्धन सिंह जी, और साथ में साथ जो हमारे ललितपुर के बच्चे हैं
उनके लिए ऑफलाइन बैचेस भी हमने शुरू कर दिए। देखो ये उत्तर प्रदेश कृषि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिल जाएगी किताब 10,000 MCQ वाली। आपका जो है हिंदी माध्यम के नोट्स या बुक्स मिल जाएंगी आपको, है ना, प्रिंटेड में। और आपके LT ग्रेड देखो सारी से ई लाइब्रेरी है, यहाँ पर MP के जो है एग्जाम है उनकी तैयारी आपकी होती है, ठीक है। सारी यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है 330 प्लस, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की ई बुक है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो है यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम करंट अफेयर है, ठीक है। यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम ई बुक्स है, ठीक, ये ई बुक हो गई। नीचे लाइव क्लासेस है, कृषि प्राविधिक सहायक की लाइव क्लासेस है, ये आपका जो है राजस्थान के कृषि सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, ठीक है। यूपी एग्रीकल्चर, इसको आपको एनरोल करना है यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम को, है ना। और साथ में साथ आपको प्रिंटेड में 10,000 MCQ वाली किताब मिल जाएगी, है ना। ये आपको प्रिंटेड में है और ये आपके घर पर भेजेंगे। और आपकी जो बुक्स हैं, है ना, 3rd एडिशन की बुक्स जो है 1399 में, और आपकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली बुक है 599। इसे आप वेबसाइट से, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, या visionagriacademy.in या हमारे एप्लीकेशन से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो कोर्स अवेलेबल है आपके, है ना। और साथ में साथ आपका जो है टेस्ट सीरीज, है ना, सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक। ये आपकी टेस्ट सीरीज है ना, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए सब कुछ आपको मिलने वाला है सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में आपका कल सुबह 10 बजे, ठीक है। तो सुबह सभी लोग आ जाना, आपके इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर वाली क्लास चल रही है सुबह 10 बजे। थैंक यू दोस्तों।